हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। इससे आगे जो हमने लास्ट सेशन लिया था उसमें हमने देखा था कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, कौन से फॉर्मेटिंग के टैग्स अवेलेबल है फॉर रिलेटेड टू बोल्ड, इटालिसाइज, अंडरलाइन, स्ट्राइक वगैरह। सेम वे हमने फ्रेज टैग्स भी सीखे थे जो हमने यूटिलाइज किए थे पैराग्राफ्स और बड़े कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए। और साथ में ही हमने सीखा था कि HTML में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब हम कमेंट को कैसे कोड को कैसे कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लास्ट टॉपिक में हमने टोटल 3 चीज़ें सीखी थी, फॉर्मेटिंग, फ्रेज टैग्स और कमेंटिंग। आज मैं आशा रखता हूँ कि आपने ये जो टैग्स हमने सीखे थे वो गो थ्रू किए होंगे। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई है ड्यूरिंग लर्निंग दिस टैग्स तो आप हमें forum.learn1.com पे जाके बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे एंड वी विल गेट रिवर्ट टू यू। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है HTML में फाइल पाथ्स और आई फ्रेम्स। सो पहले हम देखेंगे फाइल पाथ, उसके बाद में हम आई फ्रेम के ऊपर जाएंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि फाइल पाथ्स क्या है। सो फाइल पाथ एक्चुअली जब हम कोई इमेज या कोई टेबल या कोई एक्सटर्नल फाइल हमारे करंट HTML वेब पेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उस केस में हम फाइल पाथ की जरूरत पड़ती है। फाइल पाथ एक फाइल को कहाँ रखा हुआ है उसका एड्रेस है। फिर से फाइल पाथ क्या डिस्क्राइब करता है कि फाइल को किस जगह पर, किस लोकेशन में हमारे सिस्टम में रखा हुआ है। सो जब हम फाइल पाथ लिखते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है HTML का, वो प्रोग्राम उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके उस फाइल को लेके हमारे प्रोग्राम में ऐड कर देता है। सो फाइल पाथ यूजुअली सिर्फ इमेज या उसके लिए नहीं, बल्कि इमेज या कोई भी फाइल जो हमारा HTML का प्रोग्राम सपोर्ट कर सके वो, फिर कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब जो स्टाइल हम देते हैं डिज़ाइन पर्पस के लिए, उसकी CSS की फाइल के लिए, जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए, अगर हम कोई एक्सटर्नल वीडियो अगर हमारी वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो के लिए भी हो सकता है। सो कोई एक चीज़ के लिए नहीं, मतलब फाइल पाथ अलग अलग चीज़ के लिए हो सकते हैं। सो आइडियली फाइल पाथ क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो फाइल है वो किस लोकेशन पर रखा हुआ है और कहाँ से लाके उसे हमारे वेब पेज के अंदर इंक्लूड करना है। ये इंफॉर्मेशन फाइल पाथ से पता चलती है। अभी जैसा कि यहाँ लिखा है कि उसके में एक ही एट्रीब्यूट है, SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट। सो हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि फाइल पाथ एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है प्रोग्राम 1, उसी प्रोग्राम के साथ में मैंने learn1 की एक इमेज ऐड कर दी है, वहाँ पर रखी हुई है। जैसे कि ये हमारा learn1 का लोगो है। सो ये एक इमेज है और इस इमेज को मैंने .jpg फॉर्मेट से सेव किया हुआ है। सो माय इमेज नेम इज learn1.jpg और ये इमेज करंटली मेरे सेम फोल्डर में रखी हुई है, मतलब जहाँ पर मेरा प्रोग्राम है सेम उसी फोल्डर के अंदर मैंने learn1 की इमेज भी रखी हुई है। सो इस इमेज को अगर मुझे मेरे वेब पेज के अंदर इंक्लूड करना है तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले हम हमारा सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे। करंटली मेरे जो फॉन्ट्स है वो थोड़े छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो अगर हम हमारे फॉन्ट्स को बड़ा करना है तो हम कैसे करेंगे। सो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की और प्लस की अगर एक साथ दबाते हैं तो हमारे फॉन्ट्स बड़े हो जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंट्रोल प्लस की। ओके, सो कंट्रोल प्लस करने के बाद फॉन्ट हमारे थोड़े से बड़े हो गए हैं। सो आपको प्रोग्राम देखने में भी ये इजी होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये जो learn1 की इमेज है जो करंटली यहाँ सेम जहाँ पर मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी पाथ पर मेरी learn1 की इमेज पड़ी है। सो पहले हम इस इमेज को कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। सो गो टू द प्रोग्राम और प्रोग्राम के अंदर में इमेज ऐड करनी है, इसलिए मैं इमेज, जैसे ही मैंने इमेज टाइप किया SRC जो उसका एट्रीब्यूट है, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट, जिसकी जो एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है कि ये तो हमें चाहिए ही अगर हमें इमेज ऐड करनी है, तो वो आ जाता है डिफॉल्ट। तो मैं सोर्स में learn1.jpg लिखता हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ इसे। जैसे ही मैंने सेव किया उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा है और मुझे एक
टूटी हुई इमेज का या तो लाइक ब्रोकन इमेज का ये दिखा रहा है। सो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है या तो मैंने पाथ गलत लिखा है। सो उसे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रोग्राम में जाके सबसे पहले मैं स्पेलिंग चेक करूँगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LERNVERN सेम LEARNVERN। ओके, सो यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा है। सो सबसे पहली जो यहाँ पे ट्रबल शूट करने पे मिस्टेक मिली वो थी नेम की। अगर आप कोई फाइल ऐड कर रहे हैं तो जो नाम आपकी फाइल का है वो सेम नाम आपको ऐड करना है। सो मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रीलोड करता हूँ, और जब मैंने नाम करेक्ट किया एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट मेरा जो इमेज है वो प्रॉपरली मुझे विजिबल होने लगा है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम की जो हमने फाइल का नाम दिया होता है सेम वही नाम हमें यहाँ पर लिखना होता है। आगे करंटली ये जो इमेज है वो मुझे प्रॉपरली शो हो रही है बिकॉज जो हमारा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम जहां पर पड़ा है जिस लोकेशन पर, सेम उसी लोकेशन पर मेरा इमेज भी पड़ा है। लेट्स से अगर मैं इस इमेज को किसी फोल्डर में मूव करता हूं, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि या तो ये फोल्डर मेरे जहां मेरा प्रोग्राम पड़ा है उसके अंदर ही है, उस फाइल के अंदर सब फोल्डर में है, या तो एक्सटर्नल फोल्डर में है। सो लेट्स से अगर ये प्रोग्राम ये फाइल मैं एक नए फोल्डर में मूव करता हूं और फोल्डर का नाम लिखता हूं इमेजेस, और इस फाइल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो करंटली जो मेरी फाइल है, जो मेरा इमेज है, वो मेरे जहाँ मेरा प्रोग्राम रखा है एग्जैक्टली वहाँ नहीं है, बल्कि बाहर एक अंदर एक सब फोल्डर में है। सो मेरे फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस। सो जब मैं यहाँ आके रीलोड करता हूँ, सो अगेन वो ब्रोकन इमेज दिखा रहा है। मीन्स जो मेरा जो पाथ मैंने दिया है फाइल का, वहां पर फाइल नहीं है। आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट शोइंग बिकॉज माई फाइल इज नॉट देयर वेयर इट इज लोकेटेड। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर हम विदाउट एनी फोल्डर लिखते हैं, सो ब्राउजर क्या डिसाइड करता है कि जो फाइल है वो एग्जैक्टली उसी फोल्डर में है जहां पर हमारा प्रोग्राम लिखा गया है। सो करंटली हमारी जो फाइल है वो उसी फोल्डर में नहीं है, बल्कि इमेजेस नाम के एक सब फोल्डर में है। सो मैं यहाँ पर इमेजेस स्लैश करके एक पाथ ऐड करूंगा, क्योंकि जो मेरी फाइल है वो उस फोल्डर के अंदर भी एक सब फोल्डर में है। सो कंट्रोल एस, सेव, रीलोड। सो जैसे ही हमने रीलोड किया ये फाइल हमें दिखने लगी है। इट मीन्स जब हम फाइल पाथ डिफाइन करते हैं, अगर हम कोई पाथ प्रोवाइड करते हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर जो भी पाथ हम दे रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे हो, और जो पाथ है वो प्रॉपर हो, वरना हमारी जो इमेज होती है या कोई भी फाइल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो फाइल प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है। अगेन और भी वेज है हमारे फाइल दिखाने के। सो हमने जो पहला एग्जाम्पल दिखा, जैसे कि picture.jpg यहाँ लिखा है, हमने लिया था वो था learn1.jpg। सो पहला एग्जाम्पल है कि फाइल एग्जैक्टली वहीं पर है जहां वो फोल्डर है। दूसरा एग्जाम्पल है कि फाइल किसी सब फोल्डर के अंदर है, मतलब उस फोल्डर के अंदर किसी सब फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तीसरा एग्जाम्पल है कि उस सब फोल्डर में तो है लेकिन किसी और फोल्डर के अंदर भी है। सो उस केस में हम क्या करते हैं, करंटली हमारी जो फाइल है वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है। अगर आपको पता नहीं है कि फाइल कहाँ रखी हुई है, फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर के अंदर है, सो उस केस में हम यहाँ पर स्लैश ऐड करेंगे और फिर हम हमारी फाइल को रीलोड करेंगे। सो करंटली ये हमें नहीं दिखेगी क्योंकि हमारी फाइल एग्जैक्टली एक सब फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ से ये रिमूव करूंगा और उस केस में ये मुझे प्रॉपरली विजुअलाइज हो रही है। अगर मेरी फाइल हमारे फोल्डर के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर कहीं पड़ी है, बाहर मतलब एग्जैक्टली एक फोल्डर बाहर, जैसे कि करंटली इमेजेस के अंदर है और हमारा जो फोल्डर है वो है HTML। सो मुझे अगर HTML पे नहीं, मुझे अगर डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल रख देनी है, सो मुझे क्या करना है, मुझे HTML फोल्डर के 1 स्टेप बाहर आना है। सो अगर मैं एक स्टेप बाहर आके देखता हूँ कि मेरी फाइल कहाँ है, सो उस केस में मुझे लिखना होता है डबल डॉट और स्लैश करके पिक्चर। जब हम इस वे में लिखते हैं डबल डॉट और फिर स्लैश करके learn1, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक फोल्डर अंदर चेक नहीं करेगा बल्कि एक फोल्डर बाहर आके चेक करेगा। आई एम रिपीटिंग, अगर हमने सेम फोल्डर में रखा है हमारा इमेज तो हमें इस तरीके से पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सब फोल्डर में रखा है तो हमें यहाँ पर डबल डॉट की जगह पर
फोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत है। और अगर हमने एक फोल्डर बाहर रखा है सो हमें खाली डबल डॉट करके ऐड करना है। सो ये था कि हम कैसे फाइल पाथ्स को फाइल पाथ्स डिफाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फाइल पाथ। सो टोटल यहाँ पर 2 टाइप के फाइल पाथ होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट फाइल पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव फाइल पाथ। अभी एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है? जब हम फाइल कोई पाथ देते हैं तो हमारा पाथ सर्वर पे भी रखा हो सकता है, हमारा जो फाइल है वो, या तो हमारी सिस्टम में रखा होता है। सो करंट जो हमने एग्जांपल लिया है ये इमेज वाला, इस केस में हमारी जो फाइल है वो हमारे सिस्टम में ही रखी हुई है। बिकॉज हमारी फाइल सिस्टम में रखी हुई है इसलिए हमारा जो प्रोग्राम ने जो हमने इसे ऐड किया वो कौन सी मेथड हुई? वो रिलेटिव फाइल पाथ एडिंग मेथड हुई। मतलब अगर हम सिस्टम में ही रख रहे हैं सो ये हमारी रिलेटिव मेथड हुई। लेकिन अगर हम किसी और जगह से हमारी फाइल लाके ऐड कर रहे हैं तो उस केस में हमें सर्वर का पूरा एड्रेस वहां पे लिखना होता है। सो उस केस में हमारा जो फाइल पाथ हुआ वो कैसा फाइल पाथ हुआ? वो हमारा एब्सोल्यूट फाइल पाथ हुआ। आई एम रिपीटिंग, अगर हम सर्वर से या कहीं और से फाइल लाके ऐड कर रहे हैं सो वो हमारा एब्सोल्यूट वे हुआ। अगर मैं सिस्टम में से ही मेरी फाइल कैप्चर करके यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो वो मेरा रिलेटिव वे हुआ। सो करंटली हमने जो अब तक जो एग्जांपल देखे वो हमारे रिलेटिव्स के एग्जांपल थे। अभी एब्सोल्यूट वे कैसा है? सो अगर हमें कोई भी पाथ सर्वर पे से कहीं से भी या किसी भी एक्सटर्नल यूआरएल से लाके अगर हमें फाइल ऐड करनी है तो उस केस में हमें उस जो फाइल होती है उसका पूरा URL हमें चाहिए होता है। सो लेट्स से अगर मेरी इमेज Learn1 की साइट पर कहीं पड़ी है तो उस केस में मुझे Learn1 की साइट का पूरा एग्जांपल ऐड करना रहेगा। सो अब हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं वो हमारा एब्सोल्यूट फाइल पाथ का एग्जांपल है। सो इसके लिए सबसे पहले मैं Learn1 की वेबसाइट ओपन करूंगा। आप कोई भी वेबसाइट पे जाके या कोई भी सर्वर पे अगर आपने जहाँ पर भी आपने कोई भी इमेज देखी हो आप वहाँ से आप अपना इमेज ले सकते हैं। करंटली मैं जो इमेज लेना चाहता हूँ वो फॉर एग्जांपल मुझे सर्वर से ही अगर लेनी है या किसी वेबसाइट के ऊपर से लेनी है तो उस केस के लिए मैं Learn1 की वेबसाइट पे से मैं लूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी Learn1 की वेबसाइट है। वहाँ पर यहाँ हमारा जो Learn1 का लोगो रखा हुआ है। सो मैं इस लोगो को मेरी फाइल में ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं अगर डायरेक्टली इस वेबसाइट से मेरा लोगो अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो यहाँ पर मुझे इमेज दिख रही है। सो ये जो इमेज है वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज है, इसलिए ये बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है और इसके फॉन्ट्स भी वाइट है। सो अगर मुझे ये सेम इमेज मेरी फाइल में यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा? ये जो URL यहाँ ऊपर दिखा रहा है मैं उसे कॉपी कर लूँगा और इस मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दूँगा। ओके, अभी जब मैं इसे सेव करूँगा तो बिकॉज ये इमेज ट्रांसपेरेंट है इसलिए ये हमें नहीं दिखेगी प्रॉपरली। जब मैंने रीलोड किया तो हमें स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन इमेज एक्चुअली यहाँ पर है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा? अगर मुझे इमेज देखनी है तो मैं टेम्पररी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर अगर मुझे इमेज यहाँ पर नहीं दिख रही है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसे फिर से दिखाऊंगा। सो बैकग्राउंड कलर करंटली हम इसे कैसे दिखा सकते हैं? सो फॉर टेम्पररी पर्पस जस्ट हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सो हम इसे इंस्पेक्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। सो हमने डेवलपर्स टूल में इंस्पेक्ट अभी सीखा नहीं है कि उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन CSS की स्टाइल देकर हम इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो मैं टेम्पररी यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर मुझे अगर देना हो सो मैं यहाँ पर एक CSS लिखूंगा इसके रिलेटेड इमेज टैग के लिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये हमारा टेम्पररी CSS में दिख रहा हूँ यहाँ पे। जब हम CSS के कोर्स में जाएंगे तब हम ये क्या है वो इसे डिटेल में हम समझेंगे कि इसे क्यों यहाँ पर लिखा गया है, CSS कैसे लिखते हैं, किस तरीके से ये अप्लाई होती है, वो सब हम डिटेल में तब सीखेंगे। लेकिन करंटली इस इमेज का मुझे खाली शो करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। सो सेव
रीलोड। तो जब मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर मुझे इमेज दिख गई है, बिकॉज मेरा फॉन्ट और बैकग्राउंड दोनों ही वाइट थे इसलिए वो हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इसका बैकग्राउंड ब्लैक अप्लाई किया है तब ये मुझे प्रॉपरली दिख रहा है। सो ये हमारा एग्जांपल हुआ कि हमने कैसे सर्वर के ऊपर या तो किसी भी वेबसाइट की ऊपर जब एक इमेज होस्ट करी है तो हमने डायरेक्टली उस साइट से लाकर हम जो फाइल थी वो हमने यहाँ पे रख दी थी। सो ये हुआ हमारा एग्जांपल एब्सोल्यूट फाइल पाथ का। सेम वे रिलेटिव हमने देख लिया है कि जब सिस्टम में ही फाइल होती है तो उससे हम जब ऐड करते हैं तो उसे रिलेटिव फाइल पाथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एब्सोल्यूट फाइल पाथ और रिलेटिव फाइल पाथ के बाद जो दूसरा टॉपिक हम आज लेने वाले हैं वो है आई फ्रेम्स का। आई फ्रेम क्या होता है, लेट्स से हमारा एक वेब पेज है और उसी वेब पेज के अंदर हमें एक और वेब पेज ऐड करना है, मतलब अलग अलग वेब पेज नहीं, एक ही वेब पेज के अंदर अगर हमें कोई और वेब पेज ऐड करना है तो उस केस में हम आई फ्रेम का यूज करते हैं। यूजुअली आई फ्रेम एक अलग पोर्शन है, मतलब एक एडेड पोर्शन जो ऐड करता है आउटसाइड से कोई भी वेब पेज को भी या वेबसाइट को भी। और यूजुअली अगर हमको यूट्यूब का वीडियो ऐड करना है तो हम आई फ्रेम यूज करते हैं। तो जो आई फ्रेम का सिंटेक्स है वो ऐसा है कि आई फ्रेम हमारा सोर्स और उसके बाद अगेन स्लैश आई फ्रेम। सो मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। ये स्टाइल टैग मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और सेम हमारा इमेज टैग भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो हमें ऐड करनी है आई फ्रेम। सो आई फ्रेम हम कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो है आई फ्रेम। सोर्स के अंदर मुझे कोई भी साइट का नाम या तो जो भी वेब पेज में इंक्लूड करना चाहता हूँ उसका नाम देना होता है। सो करंटली मैं हमारी जो लर्न वन की साइट है उसी का मैं एज ए एग्जाम्पल लूंगा। लेट्स से ये हमारा पेज है और ये हमारी लर्न वन की साइट। सो ये हमारा लर्न वन का जो होम पेज है उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं ये ऐड करता हूँ यहाँ पे learn1.com। जैसे ही मैंने इसे ऐड किया अब मैं जाता हूँ हमारे प्रोग्राम में जहाँ पर प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, रीलोड। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रेम दिख गया, ये दिखा रहा है कि हमारा जो बॉर्डर दिख रही है और एक विंडो जैसा पोर्शन हमें दिख रहा है। सो हमारे ये बड़े से वेब पेज के अंदर यहाँ पर एक और पोर्शन आ गया है, ये हमारी आई फ्रेम है। सो इस आई फ्रेम के अंदर हमने जो भी लिखा है वो यहाँ पर इसके अंदर आइडियली दिखाना चाहिए। करंटली हमारा जो वेब पेज है वो इनेबल नहीं हो रहा है, एम्बेड नहीं हो रहा है हमारी आई फ्रेम के अंदर। सो हमें क्या मैसेज आ रहा है, www.learn1.com refuse to connect। मतलब ये जो हमारा जो साइट है हमारी लर्न वन की साइट, उस साइट को हम आई फ्रेम के अंदर एम्बेड नहीं कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, अगर आपने किसी साइट का यहाँ पर नाम लिखा है आई फ्रेम की सोर्स के अंदर और अगर वो हमें नहीं दिखा रही है, मींस हम उस साइट को एम्बेड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं हो रही है तो हम इसका दूसरा एग्जांपल लेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सो अगर हमारा जो वेबसाइट है वो अगर हम एम्बेड नहीं कर पा रहे हैं, अगर अलाउ नहीं किया गया है वेबसाइट के सर्वर से कि आप इसे कहीं और यूज कर सकते हैं, तो उस केस में हमें इस टाइप की एरर आती है कि द साइट हैज रिफ्यूज्ड टू कनेक्ट। सो अगर हम कोई साइट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, सो उस केस में हम क्या करेंगे, करंटली हमारा प्रोग्राम है, सो मैं यही सेम प्रोग्राम हमारे वेब आई फ्रेम के अंदर में ऐड करके आपको दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रोग्राम का नाम program_1 है .html, सो मैंने जो हमारा करंट प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम में एम्बेड किया है आई फ्रेम, बट आई फ्रेम के अंदर। सो मैं जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने रीलोड किया सो हमें एक आई फ्रेम दिख रही है और उस आई फ्रेम के अंदर हमें एक और कुछ पोर्शन दिख रहा है जो कि हमारे आई फ्रेम ही है, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में एक प्रोग्राम के अंदर एक और आई फ्रेम ऐड करी है। इस दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी लाइक दैट। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ सेम, और मैं उसे नाम देता हूँ प्रोग्राम 2 या फिर आई फ्रेम प्रोग्राम। HTML। और इस आई फ्रेम प्रोग्राम के अंदर मैं आई फ्रेम नहीं रख रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर एक हेडर प्रिंट कराता हूँ एज इन दिस इज एन आई फ्रेम, ठीक है, और सेव। अब
अब मेरे प्रोग्राम का नाम है iframe अंडरस्कोर प्रोग्राम। सो मैं इसे यहाँ लिख दूंगा। ओके, सेव, रीलोड। सो जैसे ही मैंने इसे रीलोड किया, सो ये है मेरा मेन प्रोग्राम जो है प्रोग्राम 1। इस प्रोग्राम 1 के अंदर मैंने एक और प्रोग्राम जो कि सेम उसी फोल्डर में रखा हुआ है, उसको नाम दिया है iframe प्रोग्राम। सो मैंने उस iframe प्रोग्राम को इस पहले वाले प्रोग्राम के अंदर कॉल किया है। सो ये जो कंटेंट है मेरा वो इस प्रोग्राम के अंदर शो हो रहा है। मतलब जो मेरा दूसरे प्रोग्राम का कंटेंट है, दिस इज एन iframe, दूसरा जो मेरा वेब पेज मैंने बनाया है उसका कंटेंट मुझे ये हमारे पहले वेब पेज में जो कि एक iframe के लिए है उसमें शो अप हो रहा है। अब हम देखते हैं कि iframe की और कौन सी प्रॉपर्टीज है। सो पहला जो है एट्रीब्यूट src, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि सोर्स एट्रीब्यूट। सेकंड है विड्थ और हाइट। सो अगर हमें हमारे iframe को कोई विड्थ और हाइट देनी है तो हम ये यूज कर सकते हैं। करंटली ये जो डिफॉल्ट विड्थ और हाइट होती है वो हमें दिख रही है, पर लेट्स से मुझे मेरे iframe के अंदर 500 px की विड्थ देनी है। मैं विड्थ दे रहा हूँ 500 px एंड हाइट भी दे रहा हूँ 500 px। सेव एंड रीलोड। तो जैसे ही मैंने इसे रीलोड किया, ये मेरा 500 की विड्थ और 500 की हाइट दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम बॉर्डर। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें जो डिफॉल्ट फ्रेम बॉर्डर होती है वो अभी विजुअलाइज हो रही है, बट अगर मुझे इस फ्रेम बॉर्डर को अपडेट करना है, कोई अलग या थिक या थिन बॉर्डर भी ऐड करनी है, सो उस केस में मैं फ्रेम बॉर्डर लेट्स से मैं 10 px लेता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा जब मैंने इसे रीलोड किया तब ये नहीं चल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर px सपोर्ट नहीं करेगा। सो अगेन रीलोड। ओके, सो जब मैंने फ्रेम बॉर्डर 0 दिया है तब ये डिसेबल हो गई है, और जब मैं इसे 1 दूंगा सो उस केस में ये इनेबल हो जा रही है, विच मीन्स 0 और 1 ट्रू और फॉल्स पे ये काम कर रहा है। मतलब अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो फ्रेम बॉर्डर मेरी डिसअपियर हो जाती है, अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो मेरी फ्रेम बॉर्डर अपीयर हो रही है। मतलब या तो हमें फ्रेम बॉर्डर दिखानी है नहीं दिखानी है, इस बेसिस के ऊपर ये काम कर रहा है। और जो लास्ट हमारा एट्रीब्यूट था वो था अलाउ फुल स्क्रीन। सो अलाउ फुल स्क्रीन मतलब इसे हमें वैल्यू नहीं देनी होती है, ये खाली हम एज अ कीवर्ड काम करता है। सो मैं यहाँ पे अलाउ फुल स्क्रीन जो मेरा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और जब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो हमारी जो 500 पिक्सल की साइज थी वही हमें दिखेगी, बिकॉज हमने फुल स्क्रीन मोड अलाउ किया है लेकिन साथ में हमने विड्थ और हाइट भी यहाँ पर प्रोवाइड करी है। सो अगर हम विड्थ और हाइट प्रोवाइड करते हैं और अलाउ फुल स्क्रीन करते हैं, मीन्स हमारा iframe फुल स्क्रीन तो लेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी उसे ओवरराइड कर रही है, इसलिए ये मेंशन्ड विड्थ और हाइट जितना ही हमारा iframe हमें शो करेगा। सो ये था हमारा iframe की मेन जो एट्रीब्यूट्स थे वो थे विड्थ, हाइट, फ्रेम बॉर्डर और अलाउ फुल स्क्रीन जो हमने देखे। iframe के अंदर हम प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं, मतलब सेम HTML प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं, और दूसरा हम कोई एक्सटर्नल साइट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके सर्वर पे एक्सटर्नल साइट्स इनेबल करी है तो ही। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने iframe फाइल पाथ के ऊपर सीखा है, उसके बाद हमने iframe के ऊपर सीखा है। सो आई होप ये जो 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फाइल पाथ और iframe वो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको ये ट्राई करने पे कोई भी एरर या डिफिकल्टी आ रही है सो आप हमें forum.learn1.com पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम उसके ऊपर सॉल्व करके आपको रिवर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा HTML हेडिंग, एंकर और इमेज टैग। थैंक यू गाइस।